हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीज ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैराडेज लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, लिबरेटेड और डिसॉल्व्ड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। फैराडेज फर्स्ट लॉ। सबसे पहले लिखो इसका स्टेटमेंट, उसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे। The amount of substance dissolved or deposited or liberated at the electrode is directly proportional to the amount of substance deposited or dissolved or liberated। कुछ भी आप बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। The amount of substance deposited at the electrode is directly proportional to the amount of is equals to directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrode। तो दोबारा मैंने नहीं लिखा, ऊपर एक है इलेक्ट्रोड लिख लिया, अब तो इलेक्ट्रोड लिख लिया, इसलिए नीचे नहीं लिखा। तो एक इलेक्ट्रोड में जितना क्वांटिटी का क्या पास होगा, जितना क्वांटिटी का इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा? सब्सटेंस को होगा कि कितना सब्सटेंस लिबरेट होगा या कितना सब्सटेंस डिसॉल्व होगा या कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। लिख लिया, इसको लिख लो, उसके बाद हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। ओके, ठीक है। मैथमेटिकली क्या करेंगे? हम सिंबलाइज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सिंबलाइज करो। इफ W इज द, W को हम यहाँ पे ले रहे हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हाट डिपॉजिटेड। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited and Q हम लेंगे the quantity of electricity passed। if Q, capital Q, okay, Q is the quantity of electricity passed। अगर W है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड एंड Q है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, तो स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। हमें एक और चीज भी पता है। क्या पता है? हमें पता है कि जो Q है वो Q इज इक्वल्स टू I into T, where I is amount of current, Q is equals to I into T। हमें पता है, मालूम है हमें। तो हम क्या करेंगे? ये जो Q मैंने लिखा यहाँ पे हम पुट करेंगे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I into T। That is implies ये मैंने प्रोपोर्शनल के सिंबल दिए हैं। प्रोपोर्शनल के सिंबल को अगर हम इज इक्वल्स टू करेंगे, हमें एक
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जरूरत होगा। तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू I इंटू टी, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लगाएंगे। देखो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लगाएंगे वो ही डिसाइड करेगा कि मतलब वन तो नहीं हो सकता ना, वो वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि जितना अमाउंट का सब्सटेंस यहाँ पे मतलब डिजॉल्व हो रहा है उतना अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो रहा है। तो इसीलिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम 1 नहीं लिख सकते, 1 2 3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हमको एक कांस्टेंट टर्म की जरूरत पड़ेगी। जैसे वेरिएबल्स होते थे x y z, वैसे z लिख लो। तो हमें क्या मिला? हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मिला जो W is equals to ZIT, where Z is the what? Electrochemical equivalent. Z is यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। Z is the electrochemical equivalent, okay, that is the electrochemical equivalent। तो Z का अगर हम डेफिनेशन निकालेंगे, Z का अगर हम डेफिनेशन निकालेंगे तो क्या होगा? डेफिनेशन लिखो, Z का डेफिनेशन। पहले इसको कवर करो, ओके। is equals to mass of substance deposited by the passage of 1 coulomb, 1c में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 coulomb of electricity, by the passage of 1 coulomb of electricity through the electrode। तो क्या है? Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका डेफिनेशन ये है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय द पैसेज ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोड। Z के लिए हमें एक और फिर से मैथमेटिकल डेरिवेशन, एक फार्मूला निकालना होगा, ठीक है। काफी निकालेंगे। तो मैंने बात किया वहां पे 1 कूलम्ब की, और 1 कूलम्ब को अगर हम कन्वर्ट करेंगे 1 फैराडे में, तो आपको पता है क्या? 96500 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 1 फैराडे। ये आपको पता है 1 फैराडे। 1 एफ लिख रहे हो, 96500 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 1 फैराडे। तो अगर हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन निकालेंगे तो क्या होगा डेरिवेशन? पहले इसको लिख लो, ठीक है। वन कूलम्ब इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। एम्पियर को एएमपी लिखो, नहीं तो कुछ भी मतलब इतना शॉर्ट में लिखोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। Z is equals to E by 96500। तो आपको इसको भी स्टार मार्क देकर लिखना है याद रखने के लिए, इसको भी, ये वाला टेबल को भी स्टार मार्क देकर रखना है याद रखने के लिए। और ये स्टेटमेंट है फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये है स्टेटमेंट फॉर Z। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस कुछ करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है। कर देते हैं इसको और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Zn। जिंक का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है, और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और हाँ एटॉमिक मास ऑफ Zn वो गिवन है। तो हमें क्या करना होगा? हमें कैलकुलेट करना है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब Z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो Z क्या है हमें पता है, Z इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 96500। E क्या है? इक्विवेलेंट मास है इसका। तो इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो एटॉमिक मास गिवन है 65,
एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आएगा 32.5। तो इक्विवेलेंट मास मेरे को मिल गया Z इज इक्वल्स टू 32.5 डिवाइडेड बाय 96500। ये है आंसर। कैलकुलेट करो इसका आंसर। मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी हो गया। 0.000336। इसका कर देखो, फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 आवर। देखो आंसर लास्ट में है, मतलब क्वेश्चन में ही तो आंसर होता है ना। 0.25 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 आवर, मतलब हमें पता है Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। तो Q हमको यहाँ पे मिल गया। कैसे मिला? Q इज इक्वल्स टू I है क्या 0.25 एम्पियर, 0.25 इंटू T क्या है फॉर 1 आवर। तो 1 आवर तो हम पुट नहीं कर सकते, हम क्या पुट करेंगे? हम पुट करेंगे 3600 सेकेंड, क्योंकि जब मैंने Q इज इक्वल्स टू I को आपको बताया था, तो क्या बताया था आपको? 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इनटू 1 सेकेंड। तो इन दोनों को कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 0 गया 35900 कूलम आया मेरा। ओके, तो मेरे को मिला क्या? Q इज इक्वल्स टू 900 कूलम। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया गया है, हमें इक्विवेलेंट मास उसका निकालना है। कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। कॉपर है ना, तो 63 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा? मतलब 31.5 है इसका इक्विवेलेंट मास। मतलब 31.5 के लिए 96500 कूलम होता है, दैट इज 1 फैराड। क्या होता है? 96500 कूलम डिसॉल्व और डिपॉजिट व्हाट? इतना 31.5 ग्राम ऑफ व्हाट? कॉपर Cu। तो 900 का मतलब 900 कूलम कितना करेगा? 900 कूलम कितना करेगा? एक में कितना करेगा? दैट इज 31.5 डिवाइडेड बाय 96500। तो इतना के लिए कितना होगा? इतना के लिए होगा 31.5 डिवाइडेड बाय 96500 इनटू 900। कैलकुलेट करो इसका। यहाँ पे 200 चला गया, कैलकुलेट करो जल्दी। आंसर क्या आएगा? 0.2 और उसके आसपास आएगा 6. ओके, तो और दो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। और रिएक्शन दिया गया है Al3+ से Al। तो एक्चुअली रिएक्शन क्या होगा? एक्चुअली रिएक्शन होगा Al3+ और हम 3 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये बनाएगा Al। 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। ओके, तो ये अगर 1 मोल है और 1 इलेक्ट्रॉन अगर 1 मोल है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 मोल होगा। तो 3 मोल का हमको जरूरत पड़ा। यहाँ पे हमको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ा? 3 इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि 3 मोल का। 1 मोल के लिए कितना होता है? 1 मोल के लिए होता है 96500 कूलम। तो 3 मोल के लिए कितना होगा? 3 × 96500 कूलम। आंसर निकालो, 3 × 96500, ये आंसर। मल्टीप्लाई करो। नंबर 4, ओके, how many coulombs are required for MnO4 minus to Mn2 plus। तो
MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 7 +7। तो Mn +7 से हमको Mn2 प्लस करना है। क्या करेंगे हम Mn +7 + 5 इलेक्ट्रॉन्स gives rise to Mn2 प्लस। MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो +7 से हमको +2 करना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हम इसको डोनेट कर देंगे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे रिएक्शन के लिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने दिया इसको, ये है 1 मोल और 1 इलेक्ट्रॉन का 1 मोल, तो 5 इलेक्ट्रॉन का 5 मोल। 5 मोल 1 मोल के लिए कितना होता है 96500। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 96500 into 5, that is the answer, that is कूलम। कितना कूलम निकला? ओके, समझ में नहीं आया फिर से बोलूं, ठीक है? देखो, how many coulombs are required for the oxidation of MnO4 minus to Mn2 plus? तो यहाँ पे MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो +7 से ये इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है कि +7 से +2 करना है हमको। तो +7 से +2 करना है, मतलब क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये +7 था -5 हो गया तो +2 हो गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 मोल, 1 मोल के लिए 96500, तो 5 के लिए 5 into this much, कैलकुलेट खुद करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी coulombs are required for the oxidation of O2? नॉर्मली अगर कुछ दिया नहीं गया है तो H2O हम लेंगे, H2O से हम निकालेंगे O2। तो H2O से तो O2 हम नहीं निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2H2O करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे 2H2O करेंगे। तो जब 2H2O हमने वहां पे कर दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, -4 इलेक्ट्रॉन +4H प्लस हो गया आंसर। ये पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, काम खत्म हो गया। लेकिन ये 2 है तो इसको हमको 1 करना पड़ेगा। तो 1 कैसे करेंगे, H2O -2 इलेक्ट्रॉन हाफ O2 +2H प्लस। लेकिन हमको पूछा गया है O2 का, यहाँ पे हाफ O2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे 2 into करेंगे, 2 into करेंगे तो ये O2 का आ जाएगा। ओके, तो 2 into 96500। एक्चुअली क्वेश्चन में दिया जाता था H2O से O2। ओके, FeO है, FeO है मतलब Fe2 प्लस है। ये क्या है मोनोऑक्साइड Fe2 प्लस। Fe2 प्लस से क्या करेंगे Fe3 प्लस, हाफ कर देंगे, एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दिया मतलब 1 कूलम, 1 कूलम नहीं 1 into 96500। ओके, 1 into 96500 कूलम, 1 फैराड। 96500 कूलम इज इक्वल्स टू 1 फैराड। ओके, तो लिख लो सारे के सारे, मिटा देते हैं और 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिलीवर्ड टू द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट ऑफ 1 एम्पीयर इन 10 मिनट्स। एम्पीयर दिया गया है हमको, I 1 एम्पीयर। ओके, टाइम भी मिल गया हमको, टाइम कितना है 10 मिनट। 10 मिनट मतलब 60 into 10 that is 600 सेकेंड। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले Q निकालेंगे। Q निकालेंगे, Q निकालेंगे Q, क्योंकि I है T है तो निकाल दो भाई। तो Q निकल गया। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर होगा टू द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस।
देखो एक फैराडे में कितना इलेक्ट्रॉन डिलीवर होता है 6.022 into 10 to the power 22 इतना डिलीवर होता है एक फैराडे में। तो इतने फैराडे में कितना डिलीवर होगा, बस इतने फैराडे में मतलब जेड निकालना पड़ेगा हमको। जेड कैसे निकालेंगे, जेड इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय व्हाट 96500। तो क्या करेंगे, एक फैराडे में इतना होता है, इतना इलेक्ट्रॉन्स, तो 600 डिवाइडेड बाय 96500 में कितना होगा, इतना इनटू 6.022 इनटू 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैलकुलेट करो, वैल्यू निकालो। ओके 3 पॉइंट समथिंग आएगा। खुद से करो आप। अब हम चलते हैं 8 नंबर। देखो इसको 23 अगर पुट करेंगे तो 21 आएगा। इसको अगर 23 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 21 आएगा, नहीं तो अगर 22 पुट करेंगे तो 20 आएगा। ओके 21 लिखो, आंसर तो 21 होगा ना। इसको 23 कर देंगे। ओके इसको भी करना पड़ेगा। 7 नंबर गया, 8 नंबर की बारी। नंबर 8। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 500 ml of 1 solution of CuCl2 was electrolyzed with a current of 2 ampere. Current I is equals to 2 ampere for 1 hour। 1 hour मतलब टाइम कितना है 3600 सेकेंड। What is the normality of remaining solution? सबसे पहले Q निकालो। 2 into 3600 कितना है 7200। Q निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमें नॉर्मलिटी पूछा गया है, जो बचा है उसका नॉर्मलिटी हमें पूछा गया है। 7200 डिवाइडेड बाय 96500, तो इसका वैल्यू आएगा 0.28। 0.28 जो नॉर्मलिटी आया, लेकिन उतना नहीं होगा क्योंकि 1 से हमको माइनस करना पड़ेगा उतना जो जितना बचा। Solution of was electrolyzed with a current of 2 ampere for 1 hour. What is the normality of remaining solution? क्वेश्चन हमको पूछा गया है नॉर्मलिटी ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो एक अगर नॉर्मलिटी मतलब 1.0 अगर नॉर्मलिटी है उसका, इतना चला गया है 0.28, तो जितना बचा है उतना ही होगा आंसर। रिमेनिंग सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी हमें पूछा गया है। ओके तो माइनस करो, क्या होगा 0.729 ये बार 10, तो 0.72 होगा आंसर। अगर क्वेश्चन कुछ अलग करके देता, मतलब 8 क्वेश्चन नंबर 9 अगर देता, सेम क्वेश्चन देता फॉर 2 आवर, तो क्या अलग होता। देखो अगर क्वेश्चन 2 आवर के लिए देता तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता नॉर्मलिटी वाला। कैसे, देखो I सेम है, I कितना है 2 एम्पियर। ओके टाइम कितना है, टाइम होगा 7200 सेकेंड। यहाँ पे 3600 सेकेंड है, तो 3600 सेकेंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 7200 सेकेंड है। इसको फिर से हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Q वैल्यू निकालने के लिए, 2 into 7200, और इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, इसको हमको डिवाइड करने से क्या पड़ रहा है 1 फैराडे, दैट इज 96500 कूलम। तो जो वैल्यू आएगा वो नॉर्मलिटी का वैल्यू आएगा। जैसे कि इसका आधा आएगा ना, तो 0.14 पका देते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.14, तो
तो 0.14 जब आया तो एक्चुअली में नॉर्मलिटी कितना होगा? नॉर्मलिटी ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए रिमेनिंग सॉल्यूशन 1.0 माइनस 0.14 दैट इज इक्वल्स टू 0.86 एंड ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9। अगर ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिलीवर्ड इन द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट ऑफ 1 एम्पीयर इन 10 मिनट्स, अगर ये 10 मिनट नहीं होके 1 आवर होता तो क्या करते? 10 नंबर में वही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे तो क्वेश्चन है, सिर्फ टाइम को हम चेंज कर रहे हैं, टाइम को हम चेंज करके 1 आवर कर रहे हैं। 1 आवर मतलब 3600 सेकंड कर रहे हैं। ओके, बाकी सब जैसा है वैसा है। तो जब 3600 सेकंड हो जाएगा ना तो क्या होगा? यहाँ पे जो 600 मैंने पुट किया है वहां पे हम पुट क्या करेंगे? 3600 सेकंड, 3600 डिवाइडेड बाय 96500 इनटू क्या करेंगे? इनटू करेंगे इतना 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23। तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा? वो वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 घंटे में जाएंगे। ओके, तो ये तक कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट लॉ के, फैराडेस फर्स्ट लॉ के। अब और भी क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन ज्यादा करेंगे उतना आपका कांसेप्ट इसमें क्लियर होगा, क्योंकि इसका लॉ का कुछ उतना वैल्यू नहीं है जितना क्वेश्चंस का है, जितना आता है प्रॉब्लम्स। तो अभी हम बात करेंगे फैराडेस सेकंड लॉ, ठीक है। फैराडेस सेकंड लॉ, ये क्या है? इट इज जस्ट an extension, it is just an extension to first law। फर्स्ट लॉ का ये एक एक्सटेंशन, मतलब कि फर्स्ट लॉ में जितने हम बात किए थे थोड़ा आगे जाके इसको बात करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करके हम इसको क्या करेंगे। देखो पहले देखो स्टेटमेंट है, when same amount of electricity is passed through different electrolytes, some amount of electricity is passed through different electrolytes connected in series। पहले लिख लो, उसके बाद बात करेंगे कि क्या हम लिख रहे हैं। ये साइड मैंने जगह छोड़ रहा हूँ, डायग्राम बनाऊंगा इससे। कनेक्टेड इन सीरीज, the mass of different substance, the mass of different substance deposited और liberated, कुछ भी लिख सकते हो या दोनों भी लिख सकते हो, और but deposited, liberated, dissolved, okay, substance liberated at the electrodes is directly proportional to the equivalent mass। क्या लिखा मैंने लिखा when same amount of electricity is passed through different electrolytes connected in series। जब सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, किसमें पास करेगा? डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, कनेक्टेड जो होंगे सीरीज कनेक्शन होगा वहां पे। तो जो मास होगा डिफरेंट सब्सटेंस का, जितना मतलब डिफरेंट डिपॉजिट हुआ या नहीं तो लिबरेट हुआ, जितना मास होगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किसके साथ? उसका इक्विवेलेंट मास के साथ।
डायग्राम बनाते हैं। तुम इसको लिखो, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। इस साइड मैंने लिया AgNO3, तो 3 कंटेनर मैंने बनाया हुआ है। देखो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो आप खुद समझ लीजिए, ठीक है। लिख लिए। देखो क्या मैंने बनाया, 3 कंटेनर लिया, एक में AgNO3 सॉल्यूशन लिया, एक में CuSO4 का सॉल्यूशन लिया और एक में H2SO4 का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड दे दिए 3 दो इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा, जब इस सॉल्यूशन जो यहाँ पे AgNO3 का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा, जब की में हम कनेक्ट कर देंगे, अब चला जाएगा, बैटरी कनेक्ट हो गया है। अभी की को अगर हम कनेक्ट कर देंगे, ऐसा रहता है ओपन और ऐसा रहता है क्लोज, तो जब क्लोज कनेक्शन होगा तो क्या होगा, तो ये है क्या, ये है की। ओके, तो जब क्लोज कनेक्शन हो जाएगा तो AgNO3 Ag प्लस हो जाएगा, NO3 माइनस हो जाएगा, और CuSO4 Cu प्लस हो जाएगा, SO4 माइनस हो जाएगा, Cu2 प्लस होता है, SO4 माइनस होता है। H2SO4 से H चला जाएगा, मतलब कि H प्लस चला जाएगा। H प्लस जब चला जाएगा तो SO4 माइनस ले जाएगा। तो हम क्या किए, जो पॉजिटिव आयन्स थे उनको हम बैटरी से कनेक्ट किए और इसका जो नेगेटिव आयन था उसको इसका नेगेटिव से कनेक्ट किया, और इसका पॉजिटिव को इसका नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, फिर पॉजिटिव को ले आया इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये डायग्राम जस्ट ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस है, लेकिन क्या हमको मिला इससे, और ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा इससे क्या कंक्लूजन हमको मिलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप एक डायग्राम को बना दीजिएगा। ओके, हो गया, तो हम लिखेंगे सेकंड, सॉरी ये Ag जो है ना, ये इसका है, ओके। तो हमें क्या मिला स्टेटमेंट से और ये डायग्राम से, हमको मिला मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड is equals to equivalent mass of copper divided by equivalent mass of silver। तो ये स्टेटमेंट और ये डायग्राम से हमको ये मिला, क्या मिला, हमको मिला कि जितना मास का डिपॉजिट होता है कॉपर डिवाइडेड बाय जितना मास का डिपॉजिट होता है Ag, इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे और इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो सेम रहेगा।
इसका वैल्यू मास इतना है, इक्विवेलेंट मास उतना तो नहीं होता है, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो रहेगा और इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू रहेगा। वो बात हमने स्टेटमेंट में किया। हमने स्टेटमेंट में क्या किया, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, जब जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर सेम रहेगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर होगा पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डिफरेंट होंगे लेकिन सीरीज कनेक्शन होना जरूरी है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, कनेक्शन सीरीज में होगा, तो क्या होगा, मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली कहा गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो इसको रटना जरूरी नहीं है, बस समझना जरूरी है। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज कनेक्शन होगा सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी को आप छोड़ दो, आप बस ये समझो कि सीरीज कनेक्शन हो रहा है, ओके, सीरीज कनेक्शन हो रहा है, तो जितना मास का सब्सटेंस डिपॉजिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। और याद रखना है तो इलेक्ट्रिसिटी को याद रखना। तो 4 पॉइंट्स की बात हमने किया। पहली बात कि सीरीज कनेक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सीरीज कनेक्शन होगा, मास ऑफ सब्सटेंस जितना डिपॉजिट होगा उतना ही इक्विवेलेंट मास होगा, उतना नहीं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ओके। तो ये था फैराडेस सेकंड लॉ और ये था उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मास ऑफ CU डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू मास ऑफ CU डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ CU बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। अगर आप इन तीनों के मतलब इन तीनों को छोड़ के कुछ और लोगे तो आप क्या करोगे, CU की जगह पे जो आप लिए हो उसको पुट करके और Ag की जगह पे जो आप लिए हो उसको पुट करेंगे, तो इतना मास का डिपॉजिट होता है, बस करते हैं। मास ऑफ X deposited divided by mass of Y deposited is equals to equivalent mass of X divided by equivalent mass of, प्रोवाइडेड X Y का आपको लेना पड़ेगा इनमें से, मतलब जैसे कि मैंने AgNO3 लिया तो ऐसे आप X लगा के ले सकते हैं। आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा ना, सबसे पहले बैटरी में उसको चार्ज देना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट देना पड़ेगा, उसको सीरीज कनेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि जितना लिबरेट होता है, liberated at the electrode is directly proportional to the equivalent mass। प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, when an electric current is passed through acidulated water and copper sulfate solution, solution क्या है, water and copper sulfate CuSO4 solution, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ओके ठीक है। वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉपर दिया गया है, लिख लेते हैं सबसे पहले आंसर। सबसे पहले हम जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करने जाते हैं। तो सबसे पहले आंसर में क्या लिखो कि गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 0.0132 ग्राम, एंड ये है क्या, कॉपर, मास ऑफ क्या लिखो, मास ऑफ कॉपर कितना है 0.4164 ग्राम, ओके। तो ये दिया गया है क्वेश्चन में और हमको पूछा गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। क्वेश्चन में पूछा गया है इक्विवेलेंट मास हमको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग फैराडेस सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ हम अप्लाई करेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ओके।
mass of hydrogen divided by mass of copper is equals to equivalent mass of hydrogen by equivalent mass of copper. Mass of hydrogen क्या इतना है? Mass of hydrogen 0.0132 divided by mass of copper कितना है? 0.4164. That is equals to equivalent mass of hydrogen. Equivalent mass of hydrogen 1 divided by equivalent mass of copper. Equivalent mass of copper हमको निकालना है. Equivalent mass of copper. That implies 1 by equivalent mass of इतना है, तो equivalent mass कितना होगा? इसका 1 by हो जाएगा, तो 0.4164 divided by 0.312 ये होगा क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करो 31.8 एक्चुअली में 31.8 होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर, लेकिन यहाँ पे 31.5 आ रहा है, तो आसपास इसीलिए मैनेज कर रहे हैं हम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं. आंसर mass of hydrogen and copper liberated are a gram and b gram respectively. तो ये क्वेश्चन ए बी में दिया गया है, तो ए बी में करेंगे. फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर इन टर्म्स ऑफ ए बी. तो ए बी में ही हमको आंसर निकालना पड़ेगा, जबकि हमें पता है इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर कितना होता है 31.8, लेकिन हमको ए बी टर्म में निकाल. क्वेश्चन जैसा दिया गया है हम वैसा करेंगे. तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? ए ग्राम. मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 ग्राम. मास ऑफ बी ग्राम कितना? किसका? कपर का. मास ऑफ कपर बी ग्राम. तो क्या करेंगे हम? अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग फैराडेज सेकंड लॉ. अप्लाइंग फैराडेज सेकंड लॉ अप्लाई करके क्या बनाएंगे? दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन divided by mass of copper, that is equals to equivalent mass of hydrogen divided by equivalent mass of copper. Okay, तो पुट करो. मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम. ग्राम मत लिखो क्योंकि ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा ना. A by B is equals to equivalent mass of hydrogen 1 है, 1 by equivalent mass of copper. तो equivalent mass of copper कितना होगा? equivalent mass of copper is equals to 1 by A by B. 1 by A by B, that is equals to B by A, that is equals to 31.8. लेकिन आपको 31.8 नहीं लिखना है, आपको कितना लिखना है? B by A लिखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा गया है find the equivalent mass of copper in terms of A and B. Okay, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा लिख लिया. देखो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रहा है. डेंसिटी, हमें क्या पता है डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, डेंसिटी कितना है? डेंसिटी दिया गया है. कितना है डेंसिटी? 8.94 ग्राम cm 3 माइनस cm क्यूब माइनस 3 माइनस नहीं हो रहा है, लेकिन दिया गया है किसमें? दिया गया है दैट इज 8.94 ग्राम ml, ग्राम पर ml. जो भी आप लिखो. देखो मेरे को जरूरत था cm का, इसीलिए मैंने cm से लिखा. सेंटीमीटर 3 माइनस area of 10 into 10 centimeter square to a thickness of 10 to the power minus 2 centimeter. तो वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू थिकनेस. वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम
वॉल्यूम 10 into 10 into 10 to the power minus 2 इतना बस cm into cm into cm cm into cm cm स्क्वायर में तो आप ये भी लिखो कि cm स्क्वायर into cm तो ये 10 10 10 to the minus 2 क्या हो गया 1 हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इतना डेंसिटी है इतना तो मास क्या होगा तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ओके वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेंसिटी है 8.94 ग्राम cm3 माइनस तो ये गया मास हुआ 8.94 ग्राम तो अभी मेरे को क्या मिल गया मास मिल गया द डेंसिटी ऑफ Cu तो अब मेरे को मास मिल गया मास ऑफ Cu फाइंड द नंबर ऑफ कूलम्स नीडेड टू प्लेट एन एरिया ऑफ इतना थिकनेस इतना यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आज है ओके आज इलेक्ट्रोलाइट Cu का गिवन है हम क्या निकालेंगे Cu का कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या रहेगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 63 है तो 60 होगा तो कितना होगा 30 होगा 31.5 होगा उसके आसपास होगा 31.5 या 31.8 ओके तो मास मिल गया इक्विवेलेंट मास मेरे को मिल गया अभी हमको क्या निकालना है अभी हमको इसका निकालना पड़ेगा दैट इज तो 31.5 इक्विवेलेंट मास मतलब कि इतना डिपॉजिट होने के लिए लगता है 1 फैराडे तो इतना मास के लिए लगेगा कितना ये है इसका इक्विवेलेंट मास मतलब 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम तो इतना के लिए कितना लगेगा क्या फार्मूला हम यूज करेंगे हम यूज करेंगे 96500 into इतना 8.94 डिवाइडेड बाय 31.8 या नहीं तो 31.75 जो भी आप लिख सकते हो ओके तो इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन the density of a figure find out the number of columns needed is this क्योंकि इक्विवेलेंट मास इतना है तो इतना के लिए इतना डिपॉजिट होने के लिए 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम की जरूरत होगा तो इतना मास के लिए कितना होगा जब 31.75 के लिए जरूरत होगा 96500 का तो एक के लिए कितना होगा 96500 डिवाइडेड बाय 31.75 तो 8 के लिए कितना होगा 8.94 के लिए 96500 डिवाइडेड बाय 31.75 इनटू 8.94 इतना यहाँ पे मैंने लिखा है ओके तो इसको सॉल्व करो और आंसर खुद निकालो मैं कमेंट करके बता दूंगा इसका आंसर क्या है ठीक है आप खुद से करो क्वेश्चन नंबर 13 गया है कोटा हलो 670 तळे जावे 670 तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो 0.2015 gram of copper was deposited by a current of 0.25 ampere तो करंट I लिखता हूं मैं ठीक है I is equals to 0.25 ampere 45 minutes टाइम कितना है 45 तो हम मिनट में नहीं निकाल सकते हम उसको सेकंड में निकालेंगे तो 2700 सेकंड हो गया I है T है Q निकालना पड़ेगा Q is equals to I into T
0.25 into 2700, that is 576। तो मेरा Q वैल्यू निकल गया। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? अभी हमको निकालना पड़ेगा that is the electrochemical equivalent, that is Z। Z का वैल्यू कैसे निकलेगा? मास ऑफ कपर that is 0.2015 divided by 675। तो क्या निकलेगा इसका वैल्यू? उससे ट्राई करो। 0.000 क्या निकलेगा? 296 निकल रहा है कि नहीं? देखो जेड का वैल्यू देखो देखो, मैच करो। मैं 15 क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। The electrochemical equivalent of copper is 2.96 into 10 to the power minus 4. If time is 45 minutes and current is 0.25 ampere, then find the mass of copper used। यहाँ पे पूछा गया है हमको मास ऑफ कपर। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कपर Z। Z का वैल्यू दिया गया है 2.96 into 10 to the power minus 4। ओके, इसको -4 को अगर इस पे लगा देंगे तो क्या होगा? 0.00029। ओके, 45 मिनट्स तो टाइम क्या होगा? 45 into 60 करेंगे क्योंकि हम सेकंड में कर रहे हैं। सेकंड में कर रहे हैं तो 2700 सेकंड। ओके, आई क्या है? आई है 0.25 एम्पियर। तो Q का वैल्यू क्या रहेगा? Q का वैल्यू रहेगा Q is equals to कहाँ में? यहाँ I into T। तो 0.25 into 2700 that is 675, जो कि यहाँ पे निकला था। कितना निकला था यहाँ पे? 675। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पूछा गया है, दैट इज Z का वैल्यू पूछा गया है, और यहाँ पे फाइंड द मास, यहाँ पे मास पूछा गया है। तो क्या करेंगे? Z का वैल्यू इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय व्हाट? Q 675। तो Z का वैल्यू क्या है? 0.000296 इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय 675। तो मास क्या होगा? तो मास इज इक्वल्स टू, आप खुद करो, मैं यहां से देख के आंसर को पुट कर दे रहा हूं। तो ये हमने बस 15 क्वेश्चन ही कर पाए। आप और भी क्वेश्चन करो, और अगर आपको कुछ डाउट रह रहा है तो कमेंट में बताओ, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप बता सकते हैं। जो आपका डाउट है उसका फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल मैसेज भी आप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।